दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनीलाल पटेल के परिवार ने अपने ही परिवार पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। पूरा मामला मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मंत्री हैं आशीष पटेल। आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री पद उनको मिला है वो अपना दल एस की तरफ से एमएलसी का पद मिला और उसके जरिए उनको कैबिनेट में जगह दी गई। वो अभी वर्तमान में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय के तहत तमाम सारे ऐसे कॉलेजेस, ऐसे ऐसे संस्थान आते हैं जिसके जरिए लोगों को तकनीकी शिक्षा दी जाती है, जैसे आईटीआई हो गया या पॉलिटेक्निक हो गया। अब आरोप ये हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री, इनके विभाग ने 25-25 लाख रुपए में विभाग के अंदर ही प्रमोशन करके पद भर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि सीधे तौर पर आप ये कहेंगे सीधे तौर पर जो है वो जो मामला है कि पद जो भरे जाएंगे वो सीधे भरे जाएंगे, यूपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन ये जो पद है लगभग 200 से 250 पद ऐसे कहे जा रहे हैं कि वो पद जो है प्रमोशन के जरिए भर दिए गए, उनमें यूपीएससी के जरिए उनको नहीं भरा गया और इसके लिए आरोप सीधे सीधे लगा दिए गए हैं कि ये 25-25 लाख रुपए लेकर के ये जो पद है ये प्रमोशन करके भर दिए गए। ये आरोप साथियों और किसी ने नहीं लगाया बल्कि सोनेलाल पटेल परिवार की ही सदस्य अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल ने अपने ही जीजा यानी कि अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड, उनके पति आशीष पटेल पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। पहले दिन की जब कार्रवाई शुरू हुई उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उनको विधानसभा के बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो देर रात तक धरने पर बैठी रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वो धरने पर बैठ, उनके साथ सीधे तौर पर और भी तमाम सारे लोग जो थे वो भी धरने में शामिल हुए और देर रात आकर के योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और विभाग के ही विधानसभा के जो सचिव हैं वो आकर के उनको समझाया बुझाया। तब देर रात 10:30 बजे ये पूरा धरना समाप्त हुआ। आइए मैं सबसे पहले आपको पल्लवी पटेल के सीधे आरोप क्या हैं वो मैं आपको सुनवा दूं, फिर उसके बाद इस पूरे मुद्दे का एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले पल्लवी पटेल का क्या कुछ कहना है वो आप सुन लीजिए। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत जो एक बड़ा घोटाला हुआ है उस पर माननीय योगी जी से सवाल पूछा था और आज मैंने जब सदन में उसी मुद्दे को उठा करके माननीय योगी जी से, जो कि नेता सदन भी हैं और हमारे सूबे के मुखिया भी हैं और जिनके नाम पर इस घोटाले में धन उगाही घूस के नाम पर करी गई है, तो मैंने उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा था। सवाल पूछना चाह रही थी कि आज सदन में आ करके आप इस घोटाले को स्वीकारें और कार्रवाई करेंगे, ये सुनिश्चित करें। लेकिन जब मैंने पहले सवाल उठाया तो सदन स्थगित कर दिया गया। जब दोबारा मैंने सवाल उठाने का प्रयास किया गया तो मुझे नियमों का हवाला देते हुए मेरा माइक बंद कर दिया गया। उसके बाद मुझे सदन से बाहर जाने को कह दिया गया। और सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उनके एक विभाग का ये जो घोटाला है मैं उजागर कर रही थी और 250 लोग जो कि क्वालिफाइड नहीं थे उनको नियम विरुद्ध तरीके से नियमों को ताक पे रखते हुए उनको प्रमोट कर दिया गया। जबकि सीधे सीधे नियमावली ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ओपन अपॉइंटमेंट्स होंगे, चयन होगा और वो चयन यूपीएससी के माध्यम से होगा। एआईसीटी के नॉर्म्स जो भी लोग अभ्यर्थी पूर्ण करेंगे वो इन पे सिलेक्ट होंगे। तो जब ये नॉर्म्स ही नहीं है कि आप पदोन्नति दें तो फिर आपने पदोन्नति दी कैसे? और एक एक व्यक्ति को पदोन्नति देने के नाम पे आपने 25-25 लाख रुपए की घूस की उगाही भी कर ली। तो इतना बड़ा घोटाला है और पे डिफरेंस जो हो गया ऐसे लोगों को जो क्वालिफाइड नहीं थे, अब उनको राजकीय कोष से प्रतिवर्ष 50 करोड़ के ऊपर का रुपया निकाला जाएगा। ये राजकीय कोष किसी के घर की तिजोरी नहीं है, ये हमारे द्वारा दिए गए मेहनत की कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में जमा होता है। तो 50 करोड़ रुपए अगर प्रति साल निकाले जाएंगे तो उसके लिए जवाबदेही किसकी है? दूसरा, सरकार कहती है हम संविधान के अनुसार चलते हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो संवैधानिक नियमावली की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं?
तीसरा, जो लोग क्वालिफाइड हैं, प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, वो यूपीएससी के माध्यम से अप्लाई करते, सारे नॉर्म्स पूरे करके जो चयनित होने चाहिए थे उनके तो अवसर ही आपने खत्म कर दिए, उनके तो हक और भविष्य की लूटमारी हो गई। और आप कह रहे हैं कि किस नियम के अंतर्गत आप इस विषय पर चर्चा चाहती हैं? तो क्या नियम के आधार पर आपने पिछड़ों के वोट लिए के सरकार बनाई थी? नियम के आधार पर क्या ये घोटाला हुआ है? बहुत सारे गंभीर आरोप हैं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी जुड़ गए। नवीन दुबे जी, सदन चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 4 दिन का सत्र है, अनुपूरक बजट भी पेश होना है, लेकिन पहले ही दिन बहुत गंभीर सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खड़े किए गए हैं। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल नहीं है, ये सोनेलाल पटेल के परिवार की भी एक तरीके से आपसी अदावत का भी एक हिस्सा माना जा रहा है। दोनों पहलू आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पहला एस्पेक्ट ये होगा आपसे समझने का कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में कंठ तक डूब चुकी है क्या? पिछले मामलों पर भी बातचीत करेंगे। और दूसरा, राजनीतिक पहलू पर बात करेंगे कि क्या 2027 से पहले सोनेलाल पटेल परिवार में एक बार फिर से कोई नया घमासान देखने को मिलेगा और इसका फायदा किसको मिलेगा? पहला सवाल, पहली नजर में अनुप्रिया पटेल का ये आरोप आप कैसे देखते हैं नवीन दुबे जी? निश्चित तौर पर प्रशांत जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार हर विभाग के अंदर का भ्रष्टाचार है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आम जगह आप देखें तो कभी पुलिस वालों की वसूली किस्त वायरल होती है, कभी कांस्टेबल वायरल कर रहे हैं, तो कभी आपने देखा होगा कि वैभव कृष्ण एसएसपी नोएडा रहे, अजपाल शर्मा एसएसपी नोएडा रहे, दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर ने खुद आरोप लगाए वैभव कृष्णा ने। तो ये चीज छिपी हुई नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है, अखंड भ्रष्टाचार है। और अभी भी आप देखें तो नोएडा प्राधिकरण और बाकी दुनिया भर के जितने डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के लगभग सब भ्रष्टाचार है। ये बात तो बड़ी सहजता से जनता के बीच में भी है, लोग भी जानते हैं, सरकारी कर्मचारी भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। सरकार ये नहीं कह सकती कि उसकी जानकारी में नहीं है, तो ही पहली बात। दूसरी चीज आती है कि पबी पटेल को पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि राज्यसभा के चुनाव जब होते तो वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो गई, वोट उधर किया। अब वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी आगे साथ खड़ी हो जाए, हमारी क्यों हो जाएगी, पहली। दूसरी चीज आती है उन्होंने कि पिछड़ों के सरकार वोट सरकार बनी। पिछड़ों का एजेंडा तो आप चला रहे थे, समाजवादी पार्टी चला रही थी, भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ों के पैरवी कर रही थी, लेकिन मुखरता के साथ सामने नहीं थी जिस मुखरता के साथ समाजवादी पार्टी थी। अब आती है दूसरी चीज, परिवार की बात। परिवार के अंदर माँ है, 2 बेटियां हैं, 1 दामाद है। इस पूरी स्थिति में आप देखें तो अनुप्रिया पटेल सत्ता पक्ष साथ चली गई, केंद्र में मंत्री नहीं, आज भी हैं। उनके पति राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं, पब्लिक शिक्षा मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनको मिला हुआ है, वो वहां आनंद ले रहे हैं। पल्लवी पटेल राजनीति में है, एक ही परिवार से तीनों राजनीति में पिछड़ा वर्ग का परिवार है। पल्लवी पटेल राजनीति में है, विधानसभा पहुंची है समाजवादी पार्टी की टिकट, लेकिन क्या यह रही है जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के व्हीप का उल्लंघन करते हुए अपनी पार्टी की गाड़ी से हटते हुए और के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तो ये चीजें उनको कहीं ना कहीं अलग अलग, या ये कह लीजिए कि राजनीति में क्या होता है कि महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल हो जाती है। अब पल्लवी पटेल की कोशिश है कि अब ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाए, हमें भी कुछ मिले उत्तर प्रदेश में। उधर उनकी धुर विरोधी सगी बहन और बहनों भी नहीं चाहेंगे कि पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ या कोई गठबंधन करे, जिस तरीके से उनके अलग दल ने गठबंधन किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये बड़ी विषम स्थिति है। 2027 में ये तनाव है परिवार के बीच में बढ़ेगा। आशीष पटेल ने अपनी स्थिति, अब आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल की आरोप पर एक बयान दिया, उसमें एक चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल का फोन और उनके पति का फोन एक बार चेक करा लिया जाए, कॉल डिटेल देख लिए जाए, पता चल जाएगा कि ये कहां से इनको जो है गाइड किया जा रहा है, कौन इनको गाइड कर रहा है। उनका इशारा कुछ और था, मैं थोड़ा सा सियासी पहलू पर समझूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लोकसभा पूर्वांचल की ऐसी हैं जहां पर पटेल परिवार का बड़ा ठीक ठाक प्रभाव है, बड़ा दबदबा है। और पल्लवी पटेल आज की तारीख में अलग थलग पड़ी जरूर है, लेकिन आप देखिए
कि सिराथू जैसी सीट से सपा के टिकट पर उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया और बावजूद उसके राज्यसभा में एक तरीके से अखिलेश से नाराजगी जरूर उन्होंने जताई, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ नजर भी आई। एक तरीके से वोट एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही दिया। क्या 27 से पहले एक बड़ी ज्वाइनिंग, एक बड़ी रीज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकती है एक बार फिर से? और पल्लवी पटेल के ये जो आरोप हैं, ये क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से डायरेक्ट हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आशीष पटेल की बातों से लग रहा है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं प्रशांत, दो तीन चीजें हैं इसमें। देखिए 177 लोगों को प्रमोशन दिया गया है और पल्लवी पटेल आरोप लगा रही है कि 250 लोगों को प्रमोशन दिया गया है, 25-25 लाख प्रति व्यक्ति एचओडी बनाने के लिए दिया गया है। पहली चीज तो ये है कि विभागाध्यक्ष होते हैं वो प्रमोट करके ही नियुक्त किए जाते हैं, कभी कोई सीधी भर्ती विभागाध्यक्ष होती नहीं है इस तरीके के विद्यालयों में। नहीं, वो तो 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है कि यूपीएससी के थ्रू भर्ती होगी। नहीं, आप लेक्चरर की भर्ती करिए यूपीएससी के थ्रू, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप कैसे भर्ती कर रही है बिना एक्सपीरियंस के? तो ये अभी तक कोई रिकॉर्ड है नहीं इस तरीका। तो विभागाध्यक्ष जो होती है वो प्रमोशन के थ्रू ही वो चार्ज दिया जाता है, वो प्रमोशन किया जाता है। उस प्रमोशन के अंदर क्या क्राइटेरिया अपनाया गया है, उसमें उन्होंने बात कही कि आरक्षण का पालन किया गया। देखिए ऐसा है कि इन चीजों में आरक्षण लागू नहीं होता है। आरक्षण सीधी भर्ती में आप लागू करते हैं, प्रमोशन में आरक्षण पर ऑलरेडी रोक है और प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो चुका है, अभी चर्चा में है ही नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो प्रमोशन हुआ है या प्रमोशन में तो आरक्षण का कोई विषय नहीं है। दूसरी चीज, एक लेक्चरर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने के लिए कोई 25 लाख रुपए क्यों देगा? 250 तो सारे के सारों ने पैसे दिए और कहीं पब्लिक में कोई चीज आई नहीं ऐसी। पॉसिबल नहीं हो सकता है, 10-5% हो सकता है, पैसे तो हो। भ्रष्टाचार सभी विभाग में हो रहा है। अब तो चिकित्सा विभाग जो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाटिल देख रहे हैं उसमें खुलेआम हो रहा है, तो सारे विभागों में हो, तो कहीं कोई चोरी तो दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये कहें कि सारे के सारे लोगों ने 25-25 लाख रुपए दिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की बात आ रही है, ये स्वीकार भी की जा रही है। तमाम मीडिया में भी चर्चा है कि कुछ लोगों को उन्होंने ऑब्लिगेट अपनी तरफ से पद के योग्य बना दिया जो पद के योग्य ही नहीं थे, ये स्थिति है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ हो सकता है 10-5% को आपने कहीं ना कहीं ऑब्लाइज किया हो या पैसे के किया गया हो, वहां तो यारों सारे के सारे विभागाध्यक्षों को आपने उठा के प्रमोट किया और सारे पैसा ले लिया, ये संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं अनुप्रिया जी को क्लियर करना। दूसरी चीज आती है विधानसभा के सदन में नियम के अनुसार ही कार्यवाही चलती है। ऐसा नहीं है कि विधायक जी आएंगे और सभी सदन में घुसेंगे जी मुझे सवाल पूछना, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने प्रश्न देने पड़ते हैं, नियम के अनुसार देने पड़ते हैं और उसके बाद उसका सीक्वेंस मिला है, सीक्वेंस वाल आपको सब दिया जाता है और समय पर आप वहां मौजूद हैं, अपना प्रश्न का सवाल पूछे, सवाल के बाद संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे। ये प्रक्रिया विधानसभा की होती है, यही सांसद की भी। बट आप मैं आरोप लगाऊंगा मुख्यमंत्री जी जवाब दे, तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर इस तरीके से सुरेश खन्ना जी ने कहा कि भाई हम आपको अलाउ करते हैं, तो इस तरीके से तो फिर सारे ये कर रहे हैं, लेकिन सदन की प्री प्लान कार्रवाई होती है वो चलेगी ऐसे। नवीन जी देखिए, बात तो आप जो कह रहे हैं ठीक बात है, लेकिन सवाल ये है ना कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी इस तरीके की आरक्षण को लेकर के घोटाले के आरोप लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है इस वक्त। और बीजेपी की सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाए? सीधे 69,000 शिक्षक भर्ती के में घोटाला हो रहा दिख रहा है, ओबीसी के छात्रों के जो अभ्यर्थी थे उन पर हकमारी हुई, जनरल के स्टूडेंट्स को वहां पर भरा गया, एससी वाले पदों पर हकमारी हो गई, एक नया टर्म इजाद हो गया नॉट फॉर सुटेबल का, अखिलेश यादव भी लोकसभा में बोल रहे थे। तो तमाम सारे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आरक्षण को एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करने के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। निश्चित तौर पर प्रशांत जी, बिल्कुल ये तो क्या सच है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण को खत्म करने का भरसक प्रयास किया गया है और अविरत जारी है ये स्वीकार का। बड़े मैं बहुत साधारण एग्जाम्पल बताता हूँ, आप चीज देखिएगा कि आपने मैक्सिमम जो प्रॉफिट अर्निंग
ऑर्गेनाइजेशन सरकार के, उनको निजीकरण कर दिया, अर्थात आरक्षण को कम कर दिया वहां पर। जब निजीकरण हो गया तो वहां आरक्षण एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये शुरुआत देश में हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से आप देखें, चाहे वो निदेशकों की भर्ती का रहा हो, शिक्षा मित्रों की भर्ती का रहा हो, मामला सुप्रीम तक गया, सरकार गई है क्योंकि सरकार के खिलाफ फैसला आया था। बावजूद इसके सरकार का ये प्रयास है कि जितना साइलेंट वे में, बिना घोषणा किए, बिना बोले चाले, हम आरक्षण को कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं, करें, नॉट फाउंड सुटेबल करके जनरल कोटे भर्ती को करें। एक चीज जरूर मैं कहूंगा, देखिए लेटरल एंट्री का भी विषय आया। लेटरल एंट्री कांग्रेस के टाइम में भी होती थी, और वो क्या है कि उसके अंदर जो विशेष होते हैं, पर्टिकुलर फील्ड के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है सरकार में। संविदा के आधार पर वो होती है, 3-3 साल या 2-2 साल का पीरियड उनका रहता है, और उन विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती है। अरविंद पनगड़िया वगैरह को अगर आप देखें, लिया है मोदी सरकार ने, तो उसी कैटेगरी लिया था। अब प्रश्न ये आता है कि क्या उसके अंदर उस योग्यता की क्षमता वाले आपके पास कैंडिडेट अन्य वर्गों से नहीं है, पिछड़े वर्ग से नहीं है, या दलित वर्ग से नहीं है, या आदिवासी वर्ग से नहीं है? ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आप अगर एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं तो ये आप तय मत करिए, पहले आप एप्लीकेशन इनवाइट करिए, उसका एक क्राइटेरिया बनाइए, एक प्रोसीजर बनाइए, एक ऑपरेंडी बनाइए कि इनका इंटरव्यू होगा, इनका बैकग्राउंड दे जाएगा, उसके आधार पर हम भर्ती करें। निश्चित तौर पर विशेषज्ञों में आप कहते हैं कि ठीक है, आरक्षण को आपने साइडलाइन कर दिया, देखो आगे बढ़ाना है तो बड़ी पॉलिसी बनानी है, अच्छी चीजें हमें चाहिए, तो अच्छे लोग भी चाहिए उसके लिए, लेकिन क्या राज्यों के अंदर किया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप लगते हैं, विपक्ष जो आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल आरक्षण ही नहीं, आम जनमानस के जो राइट्स हैं, जो आंदोलन के अधिकार हैं, उनको भी क्षरण करती जा रही है। नियमित तौर पर आप देखिए कौन सा जिला ऐसा है, मैं अपने गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूँ, तो 2017 से हम 2024 में भी हैं, 7 साल के पीरियड में आप अगर देखेंगे तो 6 साल लगातार 144 लगी रही, और अब 163 लगी हुई है। तो जनता को अगर अपने विषय उठाने हैं, जाना है, तो आप आंदोलन करेंगे तो आप उठा के गिरफ्तार कर लेंगे। किसान आंदोलन करता है, गिरफ्तार कर लेते हैं 163 हवाला देकर। तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था रह गई है। जिस देश को आजादी गांधी के सत्याग्रह सहयोग आंदोलनों से मिली हो, देश के अंदर अपनी बात उठने के लिए जनता को अधिकारों से वंचित करने का काम ने किया है। आखिरी सवाल तो बिंदु जी आपसे थोड़ा सा राजनीतिक पहलू से, क्योंकि सोनेलाल पटेल की एक राजनीतिक विरासत है, और वो विरासत 2 हिस्से में बटी हुई है। 2 साल का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का। विधानसभा के लिहाज से अगर देखेंगे तो पटेल वोटर्स पूर्वांचल में बहुत जबरदस्त अपनी पकड़ रखते हैं। अनुप्रिया पटेल भी ओबीसी समाज को साधने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर देखा गया है वो दबाव बना रही है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उनको यह पता चल गया है कि उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक रही है, क्योंकि उनके समाज का वोटर उनसे नाराज हो चला है। क्या पल्लवी पटेल वो जो विंडो खुली हुई है उसको अपने फेवर में ला करके भरने की कोशिश कर रही हैं? अगर वो भरने की कोशिश कर रही हैं और उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो अकेले दम पर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर लें, तो क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं क्या? क्योंकि अखिलेश यादव ने इंडिकेशन दे दिया है कि पीडीएफ परिवार का कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य, कोई भी नेता, हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए है कि पल्लवी पटेल का जो टॉप कॉर्नर पहले ही था, समाजवादी पार्टी की टिक पर विधायक हैं, और आज भी मैं समझता हूं कि ना तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, केवल पार्टी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है सभा के वोटों में। आज भी उनकी सीट अगर दे तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ ही यही बैठती हैं वो। मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन अखिलेश यादव करने वाले हैं, भविष्य में करेंगे, क्योंकि वो पीडीए का जो कार्ड लेके चल रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में पल्लवी पटेल को जाना जाता है, और पल्लवी पटेल एक अच्छी वक्ता रही है। दूसरी चीज, जो सुभद्र और आसपास के क्षेत्र, कौशाम्बी के जो क्षेत्र हैं, वहां उनका एक अपना है, अपना वोट है, अपनी ग्रिप है। दूसरी चीज आती है प्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से अस्पताल के
के अंदर जाके और उस तरीके का जो आरोप लगाए और उसके बाद कहा कि बड़ी कार्रवाई करूंगी और ये वो दुनिया की बड़ी हार्ड मैसेज देने की कोशिश की थी। ये दोनों तरफ देखा जा रहा था कि समाज के बीच में, उनके अपने समाज के बीच में कौन बड़ा नेता होने का दावा कर रहा है, कौन अपने आप को सिद्ध कर सकता है, प्रणित कर सकता है, पल्लवी पटेल या अनुप्रिया पटेल। क्योंकि क्या है कि पल्लवी पटेल का भिन्न भिन्न सिचुएशन इसलिए है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति दोनों लोग सरकार में मंत्री हैं, एक राज्य उत्तर प्रदेश में है, एक केंद्र में है। इधर पल्लवी के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन वो उनकी आवाज उठा रही हैं। तो निश्चित तौर पर हमदर्दी का जो फेवर होगा वो पल्लवी पटेल के साथ जाएगा। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो, 15-20 दिन, महीने के अंदर कहीं ना कहीं अखिलेश जी पल्लवी पटेल को वापस अपने साथ खड़ा करें, बोले, और उनके बाद उनकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करे, जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने पिता के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहां अनुप्रिया पटेल को माइनस करके खुद को प्लस कर सके। यही राजनीति और यही 2027 की तैयारी उत्तर प्रदेश में पटेल परिवार में चल रही है। ठीक है, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासत जोरों पर है, क्योंकि मामला मंत्री से जुड़ा हुआ है, बड़े ताकतवर मंत्री से जुड़ा हुआ है और एक पूरी पार्टी के, आप ये समझिए कि नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चुनाव से पहले पल्लवी पटेल के ये आरोप और आरोपों के पीछे आशीष पटेल के जवाब और उसके पीछे से डायरेक्ट करने वाला जो संदेश है, कई सारे मैसेजेस दे रहा है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है, देखना होगा कि इसके बाद ये जो पटेल परिवार की जो सियासत है और जो विरासत है सोनेलाल पटेल की, वो किसको मिलती है 2027 के चुनाव में। वो भी तब जब अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल के बीच में पहले से ही तलवारें खींची हुई हैं। नवीन दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।